हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ चांदनी में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 का जो एग्ज़ाम है वो आपका 30 जनवरी 2022 को होना प्रस्तावित है। सो फ्रेंड्स, उसके सिलेबस के बारे में मैं आपसे कई बार डिस्कस कर भी चुकी हूँ कि उसमें जो आपका सिलेबस है उसमें आपका एक पार्ट कंप्यूटर से संबंधित भी आना है और उसी की मैं डेली बेसिस पे आपको एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चल रही हूँ। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा कम बचा हुआ है, तो जितना ज़्यादा आप कवर कर सकते हैं बेहतर रहेगा आप ही के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं 18 का थोड़ा सा सिलेबस दिखा दूं कि कंप्यूटर से संबंधित उसमें क्या क्या आने वाला है, किस किस पॉइंट से प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका 18 का इन्होंने सिलेबस जारी किया था उसमें कंप्यूटर से संबंधित जो है ये आपके पेरिफेरिकल डिवाइस से भी पूछ सकते हैं, नंबर सिस्टम से भी पूछ सकते हैं। इसके बाद मेमोरी, जिससे संबंधित दोस्तों आज की क्लास होने वाली है। इसके बाद आपका इंटरनेट, मॉडेम, ऑपरेटिंग सिस्टम और भाषाओं से भी संबंधित प्रश्न पूछने की इन्होंने बात कही है। इसके बाद आपका सारा ये आ जाता है MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल से भी ये प्रश्न बना सकते हैं। और लास्ट में इन्होंने लिख दिया है कि ईमेल से भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल इन्होंने इतने पॉइंट खोल दिए हैं कि कंप्यूटर में आपको इतने टॉपिक पर आपकी तैयारी होनी चाहिए। इनमें से कहीं से भी आपसे प्रश्न ये पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें कि हम लोग की सीरीज़ कहाँ तक पहुँच गई है और कितना हम लोगों ने तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँ, आपको पेरिफेरिकल डिवाइस का भी वीडियो मिल जाएगा। ये पूरा मैंने वीडियो आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया है। इसके बाद दोस्तों कल का वीडियो था अपना नंबर सिस्टम के ऊपर। मैं गारंटी ले रही हूँ, अगर आप नंबर सिस्टम का वीडियो देख लेंगे तो आप नंबर सिस्टम बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं, बहुत ही क्लियर है। ठीक है, आज का वीडियो होने वाला है मेमोरी के ऊपर। आगे जितने भी दोस्तों टॉपिक हैं, चाहे फिर वो मॉडेम से संबंधित हो, MS ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल से संबंधित हो या ईमेल से संबंधित हो, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या जैसा भी आपका डिसीजन हो बताइएगा, मैं सारे टॉपिक आपसे शेयर कर दूंगी। एग्ज़ाम के पहले पहले पूरा प्रयास रहेगा कि आपको लगभग 2-3 बार आपका ये रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो आइए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस लाइन पर एक बार ज़रूर नज़र डालिएगा। ये मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि स्टूडेंट लाइफ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है की ऑफ सक्सेस क्या है, कि आप अगर सफल होना चाहते हैं तो अपने सोर्सेस को लिमिटेड रखिएगा और अनलिमिटेड रिवीजन रखिएगा। ठीक है, आपके पास अगर 2 किताबें हैं तो 10 किताबों की तरफ मत भागिएगा और उन्हीं 2 को बहुत ही बार उसका रिवीजन करिएगा। मैंने आपसे हमेशा हर वीडियो में कहा है कि सिलेक्शन किस बेस पे होता है, रिवीजन पे होता है। आपको कितनी चीज़ें याद हैं ये मायने रखता है, आपके कमरे में 100 किताबें हैं ये कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, तो आपको कितना याद है बस ये मायने रखता है। तो कुल मिला के यहाँ पर उद्देश्य यही है कि आप लिमिटेड सोर्स की तरफ रहिए और अनलिमिटेड उसका रिवीजन करिए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे परीक्षा में सफल होने की उतनी ही संभावना बनी रहेगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप सभी को थोड़ा भी वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बहुत सारे फ्रेंड्स से आप शेयर भी कर सकते हैं और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न आ गया है और पहले प्रश्न में आपसे कह रहा है कि CD-ROM का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म का मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको, 200 फुल फॉर्म का पूरा एक वीडियो पड़ा है, आप जाके देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और किसी भी आपका चाहे कंप्यूटर का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें आपसे एक प्रश्न तो फुल फॉर्म से संबंधित रहता ही रहता है। चाहे उदाहरण के तौर पर आप ये यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 ही वाला क्यों ना देख लें जो 19 दिसंबर को हुआ था, उसमें आपके 3 फुल फॉर्म पूछे गए थे। एक CRT का पूछा गया था, एक SMTP का पूछा गया था, इसके अलावा एक आपका और था SSD का। ठीक है, तो 3 फुल फॉर्म उसमें पूछे गए थे और कोई डाउट नहीं है कि 18 में भी आपसे 1-2 प्रश्न पूछ ले, इसलिए आप अपनी तैयारी बेहतर करके ही जाइएगा। यहाँ पर पहले प्रश्न में कह रहा है CD-ROM का फुल फॉर्म बताइए। तो CD-ROM का फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर B, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। मैंने आपको बताया कई बार कि जहाँ पर भी रोम आ जाए तो रोम का एक ही फुल फॉर्म है, रीड ओनली मेमोरी। बस आपको आगे के जो भी अल्फ़ाबेट लिखे हैं उनका फुल फॉर्म याद करना है। तो सिंगल भी अगर आपसे पूछ दे कि CD का फुल फॉर्म क्या है तो CD का है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क।
ठीक है। इसके बाद आपसे एक और फुल फॉर्म पूछ सकता है CDRW का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सिर्फ अकेला CD लिखा हुआ है, अगर आपसे पूछ दे CD और RW का फुल फॉर्म क्या है, तो CDRW का फुल फॉर्म हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क और RW का हो गया रीराइटेबल, ठीक है, रीराइटेबल, राइट वाला, लिखने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। तो ये प्रश्न नंबर पहला हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरे पे आते हैं। 2 में कह रहा है आपसे कि कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। स्मृति मतलब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मेमोरी से, ठीक है। कह रहा है इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मेमोरी नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। आपका सर्वर मेमोरी नहीं है, बाकी ये तीनों ही आपकी मेमोरी हैं। सेमीकंडक्टर आपका फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत आ जाता है। मैग्नेटिक आपका मैग्नेटिक टेप मेमोरी के अंतर्गत आ जाता है। ऑप्टिकल के अंतर्गत आपकी जितनी भी CD DVDs वगैरह होती हैं वो आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों ही ऑप्शन किसी चीज़ को स्टोर करने का काम कर रहे हैं, मेमोरी का काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें से सर्वर ऐसा कोई भी काम नहीं करता है, किसी भी चीज़ को स्टोर ग्रहण करने का काम नहीं करता है। ये 3 वो सारे काम करते हैं, चाहे किसी का कोई भी उदाहरण हो, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर सिंपल सा प्रश्न था कि कंप्यूटर में स्मृति का कौन प्रकार नहीं है, तो सर्वर नहीं है, बाकी ये सभी मेमोरी के प्रकार हैं। जो आपके ऑप्टिकल के अंतर्गत आते हैं CD DVD, अगर इसमें प्रश्न एक और बन जाता है, अगर आपसे पूछ दें कि CD DVD में लिखने या पढ़ने के लिए क्या चीज़ प्रयोग में लाई जाती है, तो लेज़र बीम की सहायता से उसे लिखा पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। और प्रश्न नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि मैग्नेटिक टेप भी एक मेमोरी का उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें प्रश्न क्या कह रहा है, ऐसे एप्लीकेशन के लिए जो मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाए, क्योंकि मतलब ऐसा क्या रीज़न है कि आप मैग्नेटिक टेप को प्रैक्टिकल नहीं मानते हैं डाटा रिकॉल करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा। एक आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक। सेकेंडरी मेमोरी को आपका 2 भागों में बांटा जाता है। एक है आपका सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, दूसरा है आपका डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, ठीक है। एक आपका है सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, दूसरा है आपका डायरेक्ट मेमोरी। तो ये जो आपका मैग्नेटिक टेप है ये आपका इसी का उदाहरण है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का। तो इस प्रकार आंसर तो बना B, ठीक है, क्योंकि ये किस लिए उचित नहीं है, क्योंकि ये सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम के अंतर्गत आता है। अब बात करें ये उचित क्यों नहीं है दोस्तों, जैसा कि इसका नाम ही है कि सीक्वेंस, हर चीज़ ये मतलब सीक्वेंस से करता है। तो जब आपको रिकॉल करने की बारी आई, जैसे उदाहरण के तौर पर आपने किसी चीज़ को स्टोर कर दिया 1 2 3 4 5 6 10 नंबर तक, अब अगर आप फिर से रिकॉल करेंगे तो जो सबसे पहले आपने फीड किया होगा 1 नंबर वो वहाँ पर रिकॉल करेगा, तो बहुत पीछे उसको आना पड़ेगा। जबकि डायरेक्ट वाला क्या है, आप जिस चीज़ को रिकॉल कर रहे हैं वो चीज़ फौरन निकल के आ जा रही। तो इसलिए ये उचित नहीं है। मैग्नेटिक जो टेप है वो रिकॉल करने के लिए इसीलिए नहीं उचित है क्योंकि ये हर चीज़ को सीक्वेंस से करता है। तो आप डायरेक्ट इसको रिकॉल नहीं कर सकते, टाइम लगता है। तो इसमें प्रश्न में कहा है कि शीघ्र रिकॉल किया जा सके, बहुत ही जल्दी रिकॉल करना है तो क्या उचित रहेगा, आपका डायरेक्ट एक्सेस उचित रहेगा, ठीक। और यहाँ पर ये कह रहा है मैग्नेटिक टेप क्यों नहीं उचित है, तो इसी कारण नहीं उचित है, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम के कारण, ठीक है। इसके बाद आ जाता है प्रश्न नंबर 4, और 4 में देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है कि जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से, ठीक है, टेम्परेरी रूप से कहाँ स्टोर रहता है। तो जब आप किसी पर्सनल कंप्यूटर, PC का फुल फॉर्म है यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर पर काम करते हैं तो वो चीज़ कहाँ पर अस्थायी रूप से स्टोर होती है, तो रैम में होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपकी अस्थायी रूप से रैम में स्टोर होती है, और स्थायी अगर पूछ देता तो वो रोम में होती है। रोम शब्द कहीं भी आ जाए, ठीक है, चाहे इसके आगे ई रोम लगा हो, चाहे आपका ई प्रोम लगा हो, ठीक है, कुछ भी हो, अगर लास्ट में रोम लगा है तो वहाँ पर चीज़ें परमानेंट होने की बात कह रहा है, ठीक है, वहाँ पर अस्थायी शब्द नहीं रहेगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपका आंसर हुआ कि अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होती है, रैम में। ऑप्शन नंबर A सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 में देखिए फिर से एक फुल फॉर्म पूछ दिया है रैम का। तो आप सभी को रैम का तो पता ही होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर B सही है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद छठवें प्रश्न में। छठवें प्रश्न में कह रहा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है क्या है, मतलब ऐसा कंप्यूटर का हार्डवेयर कौन सा है जो आंकड़ों को बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर A चुंबकीय टेप या डिस्क। डिस्क का तो मैंने उदाहरण आपको बता ही दिया
कि डीवीडी सीडी ये सब स्टोर करने का काम करती हैं। और यहाँ पर जो चुंबकीय टेप है वो मैग्नेटिक टेप को ही कह रहा है, जो अभी इससे पहले मैंने चर्चा करी। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ए और बी। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें स्टोर कर सकती हैं। सातवां प्रश्न है, सातवें प्रश्न में आपसे कह रहा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है। देखिए ऊपर वाला प्रश्न और नीचे वाला प्रश्न लगभग सेम है, बस इसमें सिलिकॉन वाली और बात कह दी है। तो सिलिकॉन की क्या बनी होती है, अपनी चिप बनी होती है। ठीक है, सिलिकॉन की क्या बनी होती है, चिप बनी होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। दोस्तों अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जा करके ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सारी सीरीज़ वहाँ पर आपको मिल जाएगी, चाहे वो पेरिफेरल डिवाइस की हो, नंबर सिस्टम की हो, या फिर ये मेमोरी की हो, या फिर सारे फुल फॉर्म की हो, सब कुछ उसमें पीडीएफ पड़ा हुआ है। आप जल्दी से जाइए, ज्वाइन करिए और वहाँ से सारी चीज़ों को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर 8वें में कह रहा है कि पेन ड्राइव क्या है। बहुत ही आसान सा सवाल है, आप सबको लगभग पता भी होगा। तो इसमें चारों ऑप्शन दिए हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, कि कंप्यूटर में लिखने की युक्ति है, चित्र बनाने की युक्ति है, या कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ना ही इससे चित्र बनता है, पेन ड्राइव से कोई चित्र तो बनता नहीं है। फिर आपकी ना ही इससे लिखावट होती है, लिखा भी नहीं जाता। तो ये इसका सही आंसर हुआ इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। ठीक है, ये भी आपकी चीज़ों को स्टोर करने का काम करती है और ये आपकी सीपीयू में यूएसबी पोर्ट पे लगने के काम आती है। ठीक, और बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल होती है, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, आसानी से छोटी सी होती है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं 9वें प्रश्न में कह रहा है कि कैश मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है। कैश मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों मैं आपको एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहूँगी, जो सबसे कम एक्सेस टाइम होता है वो आपकी कैश मेमोरी का ही होता है। ठीक है, अगर आपसे एक प्रश्न ये पूछ दे कि सबसे कम एक्सेस टाइम किसका होता है, तो वहाँ पर कैश मेमोरी का। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कैश मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, इसकी बहुत ही अच्छी कम समय इसका एक्सेस टाइम रहता है, बहुत ही कम समय में ये चीज़ों को अच्छे से मेंटेन कर लेती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि गति अवरोध को दूर करने के लिए, यानी कि स्पीड में जो भी बाधाएं हैं उसको दूर करने के लिए और सही टाइम पे अपना काम करने के लिए इस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आंसर नंबर बी सही हो गया। देख सकते हैं कि मेमोरी और प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए, गति शब्द है तो स्पीड अवरोध, यानी कि कम समय में ये सारा काम कर सकती है। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 पे कह रहा है कि कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है। ठीक है, यानी कि ट्रांसफर की बात कह रहा है। कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का जो भी आप मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो आपका होता है डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 और 11 में आप देख सकते हैं फिर से इन्होंने कहा है पेन ड्राइव क्या है, लेकिन यहाँ पर इस बार ऑप्शन अलग अलग दे दिए हैं। आपको ऑप्शन के ही अनुसार टिक करना है, चाहे फिर वो किस तरीके के भी हों, बस उसमें जो मैच कर रहा हो उसी पे आपको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि पेन ड्राइव क्या है। पहला है एक स्थिर द्वितीयक भंडारक इकाई है, द्वितीयक का मतलब है आपका सेकेंडरी। ठीक है, इसके बाद कह रहा है एक चुंबकीय द्वितीयक भंडारक इकाई है। तीसरा आपसे कह रहा है एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारक इकाई है, इनमें से कोई नहीं। अभी अभी मैंने आपसे बताया भी कि बहुत ही पोर्टेबल होती है, आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, लगा सकते हैं, और ये सीपीयू के यूएसबी पोर्ट पे लगती है। यूएसबी का फुल फॉर्म भी मैंने आपको कई बार बता दिया है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यूएसबी का फुल फॉर्म यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें कभी भी आपसे पूछ सकता है प्रश्न में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 और 12 में आपसे कह रहा है कि रजिस्टर उच्च गति मेमोरी है जो स्थित होती है, कहाँ स्थित होती है, तो आपकी रोम या ई प्रोम में होती है। ठीक, क्योंकि ये परमानेंट स्टोरेज है, तो मैंने आपको बताया भी कि जहाँ पर भी रोम शब्द आ जाए, फिर चाहे आगे कुछ भी लगा हो, वहाँ पर परमानेंट की ही बात होती है, टेम्परेरी की बात नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि रोम और ई प्रोम में आपका रजिस्टर जो है वो स्थित होती है। रजिस्टर आपकी सबसे फास्ट मेमोरी है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। देख सकते हैं कह रहा है आपसे रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनियम है, क्या है इसमें से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी CDRW। CDRW का मैंने अभी अभी आपको फुल फॉर्म भी बताया था, कॉम्पैक्ट डिस्क, और आर से हो जाएगा री
और W से होगा होगा आपका राइटेबल। तो इस प्रकार बना कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही एक एक्स्ट्रा पॉइंट और लिख लीजिएगा, जो CD है उसमें आप एक ही बार लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और CD-RW में आप बार बार लिखने का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 में आपसे कह रहा है कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कौन सा है, मतलब किस मेमोरी को एक बिल्ट इन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो वो है आपकी रोम। रोम एक स्थायी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी। मैंने बताया जहाँ पर भी रोम की बात आती है वहाँ अस्थाई की बात नहीं होती, वहाँ पर हर चीज़ स्थायी होती है। ठीक है, तो वो आपकी बिल्ट इन, मतलब किसी चीज़ को बिल्ट करने के लिए कौन सी मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है, रोम की पड़ती है। तो अगर आपसे बिल्ट इन के बारे में पूछ दे कि बिल्ट इन को किसके नाम से, मतलब कौन सी मेमोरी उसके अंतर्गत रहती है, तो आपकी रोम रहती है। ठीक है, और ये एक स्थायी मेमोरी है। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न नंबर 15, कह रहा है CD पर आप क्या कर सकते हैं। मैंने अभी अभी बताया, पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, तो आंसर आपका सही हो जाएगा C। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 में देख सकते हैं, कह रहा है कि फाइल को सेव करके कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। यथावत का मतलब है बिल्कुल सेम, पहले जैसा। तो कुल मिला के ये पूछ रहा है कि अगर आप फाइल को सेव कर दें फिर कंप्यूटर बंद कर दें तो आपका जो डेटा है वो कहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, तो वो आपका है सेकेंडरी स्टोरेज में रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 में जैसा कि देख सकते हैं पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस टाइम रहता है। तो सबसे कम एक्सेस टाइम मैंने इसी सीट में अभी अभी आपसे चर्चा भी करी थी कि सबसे कम एक्सेस टाइम किसका रहता है, कैश मेमोरी का। और यहीं पर एक प्रश्न अगर आपसे और पूछ दे कि सबसे तेज मेमोरी कौन है, ठीक है, फास्टेस्ट मेमोरी के बारे में पूछ दे, तो वो है आपकी रजिस्टर मेमोरी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, कम समय के लिए जानी जाती है कैश मेमोरी और सबसे तेज के लिए, फास्ट के लिए जानी जाती है रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, इसके बाद अगला है वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है। तो वर्चुअल मेमोरी का जो आकार है वो डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। ठीक है, इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 में कह रहा है कि एक डिवाइस को डाटा और इंटरसेक्शन लोकेट करने और उन्हें CPU को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगी ये प्रश्न में क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान लीजिए कोई भी डेटा आपने फीड किया, और आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर का जो सबसे मेन पार्ट है, मस्तिष्क है, वो आपका CPU है। ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो वो आपका किसको कहते हैं, CPU को कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप कुछ भी कंप्यूटर में करेंगे, XYZ कुछ भी डेटा डालेंगे, कुछ भी फीड करेंगे, तो वो आपका CPU तक उसका मैसेज जाना ही जाना है। तो वही पूछ रहा है कि कोई भी डाटा इंटरसेक्शन लोकेट करने और उन्हें CPU को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है। तो जो भी ये प्रक्रिया होगी वो कुछ टाइम में होगी ना, तो उस टाइम को ही कहते हैं एक्सेस टाइम। ठीक है, और सबसे कम समय किसका रहता है, कैश मेमोरी का रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 में कह रहा है इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन है, तो तेज के लिए मैंने आपसे बताया रजिस्टर मेमोरी। फास्ट की बात करें तो वहाँ पर रजिस्टर मेमोरी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 में कह रहा है किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो वो आपकी स्टोरेज क्षमता रहती है। जो भी स्टोरेज भंडारण कैपेसिटी या स्टोरेज कैपेसिटी इसको आप कह सकते हैं, लिखा हुआ है किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, तो उसकी स्टोरेज क्षमता होती है। कहते नहीं कि स्टोरेज क्षमता फुल है, जनरली मोबाइल में भी ऊपर लिख करके आता है स्टोरेज फुल ऐसे लिखता है ना, तो वही चीज़ है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 में कह रहा है आपसे CD-RW का फुल फॉर्म बताइए। CD-RW का बताइए, मैं आपको कई बार बता भी चुकी हूँ आज ही के इस वीडियो में। CD का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और RW का होता है रीराइटेबल। अब यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन नंबर A में लिखा है रीराइटेबल नहीं लिखा, और यहाँ पर ड्रम जैसा कुछ लिखा है, तो उस तरीके से नहीं है, ये कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर C में बहुत लंबा सेंटेंस लिखा है। बढ़ते हैं इसके अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डी में भी नहीं है, रैंडम राइट लिखा हुआ है, तो ई हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न नंबर 23 और 23 में कह रहा है आपसे
कि जब आप पावर ऑफ कर दें तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट को खो देती है। तो इसे क्या कहते हैं, यानी कि जब आपका पावर ऑफ हो जाता है तो यह जो ऐसी कौन सी मेमोरी है जो अपना डाटा या उसमें रखा हुआ कोई भी कंटेंट खो देती है, तो वो आपकी है ऑप्शन नंबर सी, अस्थायी मेमोरी। इसी से आप समझ जाएंगे अस्थायी मतलब इसमें कोई भी चीज़ स्थायी रूप से नहीं टिकती है, ठीक है। तो वो आपकी हो जाएगी वोल्टाइल या अस्थायी मेमोरी में होता है ऐसा, ठीक। इसके बाद है प्रश्न नंबर 24 में कह रहा है कि वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया जाता है और उसे चेंज या मिटा नहीं सकते, चेंज या इरेज नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया कि रोम ही एक ऐसी मेमोरी है जिसमें हर चीज़ परमानेंट रहती है, स्थायी रूप से आपकी रुक जाती है। तो और यहाँ पर ए लिखा हुआ केवल मेमोरी, केवल राइट, केवल रन, ये सब गलत है, ठीक है। आपका सही आंसर है रीड ओनली मेमोरी, इसका सही आंसर हो जाएगा कि वहाँ पर आप किसी भी डेटा को चेंज नहीं कर सकते और वहाँ से मिटा नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 में कह रहा है कि रैम वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी है, क्योंकि मतलब रैम को अस्थायी मेमोरी के रूप में क्यों जाना जाता है, इसका क्या कारण है। अभी मैंने आपको बताया रोम आपकी स्थायी होती है, तो यहाँ पर कह रहा है रैम अगर अस्थायी है तो क्यों है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर आपने पावर बंद कर दिया तो इसमें से जो डेटा है वो चला जाता है, वो आपका परमानेंट नहीं रुकता, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, इसमें कह रहा है 26 नंबर में कि जब बिजली बंद हो जाती है, जब इसमें कोई भी पावर नहीं मिलता है, तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें रखा हुआ डेटा सुरक्षित रहता है, ठीक है, कोई भी उसमें कंटेंट नष्ट नहीं होता। तो मैंने आपको बताया जहाँ जहाँ रोम की बात आएगी वहाँ परमानेंट की बात आएगी। तो रोम में भी हो सकता है, ई प्रोम में भी हो सकता है और डबल ई पी प्रोम में भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो उपयुक्त डी, सभी में ये चीज़ हो सकती है। अगर आपकी बिजली चली गई है, पावर ऑफ हो गया है, तब भी आपका जो कंटेंट है वो सुरक्षित बना रहेगा। तो इन सारी मेमोरी में आपका कंटेंट जो है वो नष्ट नहीं होगा। इस प्रकार आंसर बना आपका दोस्तों उपयुक्त सभी। सो फ्रेंड्स, आज के ये एमसीक्यूज कवर हो गए हैं और मेमोरी से संबंधित। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और यूज़फुल भी लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। साथ ही ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको अच्छे से अच्छा रिविज़न कर सकते हैं। दोस्तों ये आपका यूपीट्रिपलएससी जेईई के लिए ही नहीं, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें कंप्यूटर सिलेबस में दिया हुआ है तो यही टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ। जैसे मेमोरी हो गया, एमएस वर्ड, एक्सेल, ईमेल, अगर उसमें टॉपिक जैसे जैसे सिलेबस में खोल रखे हों तो आप उनके अकॉर्डिंग भी ये वीडियो को तैयार कर सकते हैं, तो आपका अच्छे से पैटर्न तैयार हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक जितने भी टॉपिक मैंने तैयार करवा दिए हैं आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। जय